हैं राजनीति कर रहे हैं? कौन कहता है राजनीति कर रहे हैं? ये बहन बेटियां न जाने 2-3 दिन 4 दिन तो सोई नहीं होंगी कि हम ये बात बोले ना बोले। और मैं कहना चाहूंगा, माँ बाप को नमन करना चाहूंगा जिन माँ बापों ने ऐसी वीर बेटियों को पैदा किया, जिन्होंने अपने ऊपर हो रहे अत्याचार के खिलाफ कम से कम आवाज तो उठाई। हमारे को चारों तरफ बैरिकेड से कैद कर दिया है, जैसे हम गुंडे बदमाश हो, चोर और डकैत हो, आतंकवादी हो। सभी जाति, सभी धर्म और सभी मजहब के लोग इस लड़ाई में बढ़ चढ़ कर हिस्सा ले रहे हैं। तो किसी को कोई भड़काऊ भाषण नहीं देते। हम जानते हैं कानून के सेक्शन, हम जानते हैं आर्टिकल, हम जानते हैं कॉन्स्टिट्यूशन को। आपको नहीं पता होगा कॉन्स्टिट्यूशन, आप कॉन्स्टिट्यूशन भूल जाते हैं, तभी तो हमें सुप्रीम कोर्ट का सहारा लेना पड़ता है एफआईआर दर्ज कराने के लिए। तो क्या आप संविधान ही भूल जाते हैं? हमारे कई किसान भाई, उनके बेटे, उनके बच्चे आज भी जेलों के अंदर सड़ रहे हैं। लेकिन इस देश की न्यायपालिका को देखिए कि जिसने किसानों के ऊपर ट्रैक्टर चढ़ाया वो जेल के बाहर है, और जो अपने हक की लड़ाई लड़ रहा था वो जेल के अंदर है। मुस्लिम, सिख, ईसाई, सभी जाति, सभी धर्म और सभी मजहब के लोग इस लड़ाई में बढ़ चढ़ कर हिस्सा ले रहे हैं। और इसका नतीजा आपको कल जंतर मंतर पर दिख ही गया। जंतर मंतर पर तब इतनी भारी संख्या में पब्लिक पहुंची, तब कहीं जाकर कहीं पब्लिक ने को रोक भी लिया था। बहुत सारे लोगों को जंतर मंतर पर पहुंचने नहीं दिया, क्योंकि जो हरियाणा से जो लोग आ रहे थे और पंजाब से जो लोग आ रहे थे उनको बॉर्डरों पर ही रोक दिया गया। लेकिन 28 तारीख जिस दिन देश के प्रधानमंत्री जी नए पार्लियामेंट का उद्घाटन करेंगे, उस दिन हमारी नारी शक्ति अपनी भुजाओं की, अपनी बाहुबल की ताकत दिखाएगी। और बाहुबल की ताकत जो है वो हथियारों से नहीं दिखाई जाती, बाहुबल की ताकत दिखाई जाती है अपनी आवाज से। जिस प्रकार से सत्य और अहिंसा का साथ देते हुए महात्मा गांधी ने अंग्रेजों को इस देश से खरीदा था, ठीक उस प्रकार से हमारी देश की नारी शक्ति सत्य और अहिंसा के मार्ग पर चलते हुए बहन बेटियों की इज्जत और आबरू लूटने वालों को इस देश से खरीदने का काम करेंगी। 28 तारीख के दिन हमारी नारी शक्ति, जितना हम जानते हैं, हमें भी पता है कि यहाँ पर बैरिकेडिंग कर दी जाएगी, हमारी नारी शक्ति को निकलने नहीं दिया जाएगा यहाँ से। लेकिन फिर भी हमारे देश की बहन बेटियां संसद तक जाएंगी, ताकि पता तो चले देश के तमाम लोगों को कि देश के प्रधानमंत्री ने जो कान में रूल लगा रखी है, कम से कम वो रूल निकले तो, ताकि प्रधानमंत्री को समझ में आ सके कि जो बेटी 1 महीने से सड़कों पर बैठी है, जिनकी एफआईआर सुप्रीम कोर्ट के जरिए दर्ज हुई, उनकी आप सुनने वाले भी नहीं है। जब आप पानीपत में खड़े होकर बोलते हैं बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, हमें भी बड़ी खुशी होती है, क्योंकि हमारे भी घर में मेरी भी बहन है, मैं भी किसी माँ के पेट से जन्म लिया हूँ। भारत माँ की हिफाजत करेंगे, इस देश के लोगों की हिफाजत करेंगे। लेकिन हमारे देश की सरकार को देखिए, हमारे देश के लोगों से और हमारे को ही पिटवाने का काम करती है। जब किसान आंदोलन चल रहा था तो हमारे 750 से ज्यादा किसान भाई उस आंदोलन के दौरान शहीद हो गए थे। किसी देश की सरकार ने, किसी राजनेता ने नहीं पूछा कि उनके घर का चूल्हा कैसे जलेगा। और उस किसान आंदोलन के बाद आज भी हमारे कई किसान भाई, उनके बेटे, उनके बच्चे आज भी जेलों के अंदर सड़ रहे हैं। लेकिन इस देश की न्यायपालिका को देखिए कि जिसने किसानों के ऊपर ट्रैक्टर चढ़ाया वो जेल के बाहर है, और जो अपने हक की लड़ाई लड़ रहा था वो जेल के अंदर है। तो आप कैसे कह सकते हैं कि इंडिया इज अ डेमोक्रेटिक कंट्री? भारत एक लोकतांत्रिक देश है। क्या आपको लगता है कि इस लोकतांत्रिक देश में आज राइट टू स्पीच की आजादी बची है, राइट टू फ्रीडम की आजादी बची है? जब आप और हम कहते हैं कि भारत में सभी को बोलने का हक और अधिकार है, कैसा बोलने का हक और अधिकार है? हमारे को चारों तरफ बैरिकेड से कैद कर दिया है, जैसे हम गुंडे बदमाश हो, चोर और डकैत हो, आतंकवादी हो। आतंकवादी इस देश में घुस जाते हैं तब आपको पता नहीं चलता, हमारे देश के जवान शहीद हो जाते हैं तो आपको पता नहीं चलता। हमारे किसान भाई खेत में पराली जलाते हैं तो सैटेलाइट बता देती है कि यहाँ पराली जल रही है, लेकिन 350 किलोमीटर 118 कैसे आया वो नहीं बताता सैटेलाइट। क्यों नहीं बताता भाई? इसलिए नहीं बताता क्योंकि सड़क की हिफाजत करने वाला किसी नेता का बेटा नहीं है, ये गरीब किसान का बेटा है। और गरीब किसान का बेटा मरे तो मरे, देश की सरकार को क्या फर्क पड़ता है? आज मैं आपसे एक बात बोल के जा रहा हूँ, अगर आप सड़क पे जवान की शहादत को रोकना चाहते हैं, बताइए रोकना चाहते हैं नहीं रोकना चाहते हैं? चाहते हैं या नहीं? अगर रोकना चाहते हैं तो मैं आपसे एक बात बोल रहा हूँ, अगर सड़क पे जवान की शहादत ना रुके तो भाई साहब मेरा सर होगा और आपका जूता होगा।
सड़क पर नेताओं के बच्चों को खड़ा कर दीजिए और किसान कभी आत्महत्या नहीं करेगा, खेती करने के लिए नेताओं के बच्चों को भेज दीजिए। कभी ना तो सड़क पे जवान शहीद होगा, न खेत में किसान आत्महत्या करेगा। जानते हैं क्यों सड़क पे जवान शहीद होता है? क्योंकि किसी नेता का बेटा नहीं है ना, नेता के बेटे बीसीसीआई में बैठे हैं। मैं पूछना चाहता हूँ कि जब रेल बिक गई तो रेल मंत्री का क्या काम, जब एयर इंडिया बिक गया तो ज्योतिरादित्य सिंधिया का क्या काम? सब कुछ आपने इस धरती का फेंक दिया, सब कुछ। आप तो ऐसे लेके जा रहे हैं जैसे कोई आपके पिताजी को दहेज में लेके भूल गया हो। सभी कुछ लेके जा रहे हो भाई, आप तो हैं, आपने सब कुछ बेच दिया। हमारा देश के प्रधानमंत्री को सोचना चाहिए, समझना चाहिए कि वो जापान की यात्रा कर रहे हैं। अभी मैं आपको बता दूं, अभी एक देश का जो आया भैया प्रधानमंत्री था, राष्ट्रपति था, पता नहीं कौन था, जो आके मोदी जी का पैर छूने लगा। पूरे देश की गोदी मीडिया, अरे देखो मोदी जी का पैर छू रहा है, मोदी जी का पैर छू रहा है। अरे भैया उसका इतना सा देश है, जितना बड़ा हमारे दिल्ली में कूड़े का पहाड़ है ना, उतना सा देश है उसका। आप कह रहे हो कि मोदी जी के पैर छू लिए। अरे मोदी जी की विदेश नीति अगर इतनी मजबूत होती तो अरुणाचल प्रदेश पे तो चाइना के लोग हमारी धरती को मां को कब्जा करके बैठे हैं। मोदी जी क्यों नहीं छुड़ा लेते? क्यों नहीं छुड़ाते नरेंद्र मोदी जी? जरा सवाल का जवाब दें। नरेंद्र मोदी जी दुनिया के बच्चों को तो बहुत सलाह देते हैं ना, पता नहीं सलाह देते रहते हैं। पकौड़ा तल लो, चाय बेच लो, सब रोजगारी है। अभी मोदी जी का एक भाषण सुन रहा था, भाई साहब इन्होंने मुंगेरी लाल को भी फेल कर दिया, झूठ बोलने में शेख सिल्ली को भी फेल कर दिया। कह रहे जी मेरा एक पूरी बाजू का कुर्ता था, पूरी बाजू का कुर्ता था, मेरे को धोने में बड़ा समय लगता था, मैंने 35 साल भीख मांग के खाई है। ये मोदी जी का ऑफिशियल भाषण है, सुनिएगा। मोदी जी बोलते हैं मैंने 35 साल भीख मांग के खाई है, मेरा पूरी बाजू का कुर्ता था, उसको धोने में समय जाता था, मैंने कुर्ते की बाजू ही काट दी। भैया बताइए, अरे भीख मांगने का कोई टाइम होता है क्या कि सुबह 9 से 12 बजे तक ही भीख मांग सकते हो, उसके बाद नहीं? मतलब एक झूठ बोलने की सरहद और सीमा होती है। फिर बांग्लादेश पहुंच गए मिनिस्टर साहब, बांग्लादेश जाके कहते हैं मैंने बांग्लादेश की लड़ाई लड़ी। भाई साहब जिस दिन ये बांग्लादेश में ये बात बोली ना कि मैंने बांग्लादेश की लड़ाई लड़ी है, मैं तो उसी दिन से घबरा गया कि कल को अगर ये आदमी श्रीलंका पहुंच गया तो श्रीलंका जाके ये ना कहते कि राम जी की सेना में तो विंग कमांडर नहीं था। मैं तो इसी बात से परेशान हूँ। देश के प्रधानमंत्री जी, और मैं आपको मैं बता दूं जिस जंतर मंतर पे आप और हम बैठे हैं, इसी जंतर मंतर पर कुछ टाइम पहले जो है सिलेंडर वाला डिस्को चलता था। ये पीछे देख रहे दीवार, यहीं पे सिलेंडर वाला डिस्को चलता था। आज मैं उनका नाम भी नहीं लेना चाहूंगा, बिल्कुल मेरा नाम लेने का मन भी नहीं करता सर। मेरी आत्मा को बड़ा दुख पहुंचता है और देश की बहन बेटियों से भी कहना चाहूंगा कि आप ऐसी महिला को वोट करके भेज देते हैं जो आपकी आवाज भी नहीं उठाती। क्यों करते हैं वोट आप ऐसी महिला को? मत करिए, क्या जरूरत है ऐसी महिलाओं को वोट करने का? इनकी बेटी के ऊपर बात आ जाए तो सदन में चिल्लाएंगी, देश की बेटियों के ऊपर बात आ जाए तो गले से आवाज नहीं निकलती, क्योंकि सत्ता का फेविकोल अटक जाता है। भाई साहब हम किसी से भीख नहीं मांग रहे, हम सरकार से कोई एमपी की कुर्सी नहीं मांग रहे, हम कोई राज्यसभा की सीट नहीं मांग रहे, हम बेटियों का इंसाफ और न्याय मांग रहे हैं। सरकार के आगे घुटने नहीं टेक रहे, भीख नहीं मांग रहे हम किसी से। जो भीख मांगते हैं ना, जिनको एमएलए की टिकट लड़नी है, जिनको एमपी का चुनाव लड़ना है, उनको डर दिखाइएगा आप कुर्सी का। हम नहीं डरते। क्या करेंगे आप हमारा? मार देंगे? नहीं डरते भाई साहब हम मौत से, क्योंकि मेरे दादाजी फ्रीडम फाइटर रहे हैं। ये जो खून है ना, ये स्वतंत्रता सेनानी के बेटे का खून है, याद रखिएगा। हम किससे डरते नहीं है। हमारे भाई जब सड़क पर जान गंवा रहे हैं तो हम भी देश की बेटियों के लिए अपनी गर्दन कटा सकते हैं। हम अपने आप को बड़ा सभा के सिंह मानेंगे कि हमारा खून अगर इस देश के लिए काम आएगा, इस देश की मिट्टी के काम आएगा। और आज देश के तमाम नौजवानों को एक बात बोलना चाहता हूँ कि आप लोग ये समझते हैं ना कि आज आप इन बहन बेटियों के साथ नहीं खड़े होंगे, तो याद रखिएगा कल को कोई आपके साथ नहीं खड़ा नहीं होगा, क्योंकि हम लोग पिंजरे में कैद उस मुर्गे की तरह हैं। कसाई जिसको काटने के लिए बाहर निकालता है बस भाई फटफड़ाता है, बाकी के सारे चुप रहते हैं। वो लोग सोचते हैं काटा ही नहीं जाएगा, ये उनकी गलत फहमी है। इस देश में एक एक करके सबका नंबर आ रहा है। पहले मुसलमानों को बिठाया, फिर जवानों को बिठाया, फिर किसान को बिठाया और अब पहलवानों को बिठा दिया। ना जाने अगला नंबर किसका होगा। या तो आप इस सरकार के आगे सरेंडर हो जाइए, घुटने टेक दीजिए, सरकार के खिलाफ आवाज उठाएंगे, या तो सीबीआई और ईडी की आपके पीछे जांच लगा देंगे, नहीं तो उठा के जेल में बंद कर देंगे। लेकिन हम जानते हैं आप जेल बंद करके क्या करेंगे हमें। आप हमें जेल में डराते हैं, हम कोई टेररिस्ट हैं, गुंडे बदमाश हैं, हम नहीं डरते आपकी जेलों से।
मैं खुद कानून का छात्र हूं, किस बेस पे हमें बंद करेंगे? आर्टिकल 19 हमें परमिशन देता है बोलने की, आर्टिकल 19 हमें प्रोटेस्ट करने की आजादी देता है। या सरकार को परमिशन लेके बैठे हुए हैं? प्रोटेस्ट करने की हमें आजादी है। बाहर से आप उन लोगों को लेके जा सकते हैं जो लोग भड़काऊ भाषण देते हैं, हमें नहीं उठा सकते। हम किसी को कोई भड़काऊ भाषण नहीं देते। हम जानते हैं कानून के सेक्शन, हम जानते हैं आर्टिकल, हम जानते हैं कॉन्स्टिट्यूशन को। आपको नहीं पता होगा कॉन्स्टिट्यूशन, आप कॉन्स्टिट्यूशन भूल जाते हैं, तभी तो हमें सुप्रीम कोर्ट का सहारा लेना पड़ता है एफआईआर दर्ज कराने के लिए, क्योंकि आप संविधान ही भूल जाते हैं। अगर आपको संविधान याद रहता तो आज ब्रजभूषण चरण सिंह के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराने के लिए हमें सुप्रीम कोर्ट का सहारा नहीं लेना पड़ता। लेकिन वाकई इस देश की सरकार ऐसी है जो कुछ बोलने को तैयार ही नहीं है। प्रधानमंत्री तो बोलने को तैयार नहीं है, और इस देश की मीडिया के लिए तो मैं क्या ही कहूँ। इस देश की मीडिया को तो अगर कल को मोदी जी ने कह दिया ना, भाइयों बहनों मित्रों, कल रात को मैंने हाथी का अंडा देखा, मीडिया सुबह ही कहेगी मैंने तो ऑमलेट भी खा रखा है उसका। ये नहीं सुधरने वाले भाई साहब, इनका कुछ नहीं हो सकता, इनका कभी कुछ नहीं हो सकता। इन लोगों के पास इतना समय है कि अपने टीवी चैनल पर बुलाकर धीरेन्द्र शास्त्री का इंटरव्यू लेते हैं। इनके पास इतना समय नहीं है कि एक एक दिन एक एक घंटा एक एक खिलाड़ी को बुलाकर इनका इंटरव्यू ले, ताकि पूरे देश को बात का पता चले कि आखिर क्यों बैठे हैं 30 दिन से। आप कहते हैं कि राजनीति कर रहे हैं, राजनीति कर रहे हैं। अरे मैं आपसे कहता हूँ, आप लगाइए किसी नेता के ऊपर आरोप और अपनी बहन बेटी की सत्ता आबरू को उछलवाइए, है आप पसंद? आप कहते हैं राजनीति कर रहे हैं, कौन कहता है राजनीति कर रहे हैं? ये बहन बेटियां न जाने 2-3 दिन 4 दिन तो सोई नहीं होंगी कि हम ये बात बोले ना बोले। और मैं कहना चाहूंगा, माँ बाप को नमन करना चाहूंगा जिन माँ बापों ने ऐसी वीर बेटियों को पैदा किया, जिन्होंने अपने ऊपर हो रहे अत्याचार के खिलाफ कम से कम आवाज तो उठाई। न जाने कितनी बेटियां हैं जिनके साथ इस देश में यौन शोषण हो जाता है, रेप हो जाता है, बलात्कार हो जाता है, वो बेटियां अपनी आवाज नहीं उठा पाती। आप हिंदुओं की बात करते हैं, हिंदू धर्म की बात करते हैं, कहाँ है बजरंग दल? बताइए ना आप मुझे, ये बेटियां मुसलमानों की बेटियां हैं, कहाँ है बजरंग दल, कहाँ है आरएसएस, कहाँ है विश्व हिंदू परिषद? बताइए ना आप मुझे, ये मुसलमानों की बेटी थोड़ी है, ये तो हिंदुओं की बेटी है। आप क्यों नहीं आते, क्यों नहीं बोलते आप इन बेटियों के लिए? क्योंकि आपको याद ही सिर्फ तब आता है हिंदू जब इलेक्शन का टाइम होता है, इलेक्शन के बाद कोई हिंदू नहीं है। आप भूल गए हाथरस में रातों रात एक बेटी के सबको जला दिया गया, रातों रात, जबकि हिंदू धर्म के मुताबिक सूर्यास्त हो जाने के बाद में कभी भी सबको नहीं जलाया जाता, सबका अंतिम संस्कार नहीं किया जाता। लेकिन आप देखिए रातों रात सबको जला दिया, कोई नहीं बोला। लोग 4 दिन 5 दिन कैंडल लेके निकले, उस परिवार के घर पर गए, और आज सब लोग भूल गए। क्योंकि इस देश के अंदर आए दिन इतनी घटनाएं घटित होती हैं कि लोग पिछली घटनाएं भूल जाते हैं। जिस दिल्ली में आप बैठे हुए हैं, इसी दिल्ली में नए साल के जश्न के दौरान एक बेटी को कई किलोमीटर तक घसीट दिया गया। कोई इसलिए नहीं बोला क्योंकि इसमें बीजेपी का नेता शामिल था। भाई साहब, बीजेपी के नेता जो सबसे ज्यादा अत्याचार इस देश के अंदर हिंदुओं के ऊपर ही हो रहा है, ये मैं आपको बता दूं। जब जब बीजेपी की सरकार सत्ता में आती है, तब तब इस देश में सबसे ज्यादा हिंदू ही मरता है, ये मैं आपको बता दूं। क्योंकि अगर हिंदू मरेगा नहीं तो इन्हें वोट भी नहीं मिलेगा। हिंदू मुसलमान के नाम पर लड़ाने के नाम पर ही तो वोट लेते हैं। इनसे कोई पूछे कि जो आप हिंदू मुसलमान करते हैं, आपकी पार्टी में जो मुसलमान दमाद है, इनका क्या होगा? इनका कुछ होगा नहीं होगा? बताइए ना, अपने देश को सिखाते हैं आप हिंदू मुसलमान। नरेंद्र मोदी जी जाएंगे, तमाम मजारों पर चादर चढ़ा के आ जाएंगे।